नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चौहदा के चक्करव्यूह में। मेरे साथ मैं हूं मोहम्मद आरिफ कुरैशी। जैसे जैसे हिंदुस्तान के तख्तोताज पर विराजमान होने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे क्षेत्रीय पार्टियों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला कर दिया है। जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार ये सोच रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियों का फायदा उनको मिलने वाला है, अब वो पूरी तरीके से असमंजस में फंस चुका है। नरेंद्र मोदी अब क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में आके एक भंवर में फंस गए हैं और इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का फायदा नरेंद्र मोदी या बीजेपी को पहुंचने की जगह उनके खिलाफ ये पार्टियां खड़ी हो सकती हैं। चर्चा करेंगे कि आखिर मामला क्या है। इस वक्त मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा साहब मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज साहब। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस रिपोर्ट के साथ में जो हमने खास आपके लिए बनाई है, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि आखिर वाकई मिजाज क्या है हिंदुस्तान का। जब 2014 के चुनाव का आधिकारिक ऐलान किया गया था तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि चुनाव के बाद बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी जरूर, पर एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाएगा। माना जा रहा था कि इस बार क्षेत्रीय पार्टियों को पिछली दफा के मुकाबले ज्यादा कामयाबी मिलेगी, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कम से कम ओपिनियन पोल से तो यही लग रहा है, क्योंकि ओपिनियन पोल ने तो ये इशारे दे दिए हैं कि इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, बल्कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों को अपने वजूद को लेकर डर सताने लगा है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जरिए गुजरात मॉडल का बखान कर जिस तरह से वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, उससे बीजेपी विरोधी पार्टियां मोदी पर पूरी तरह से हमलावर हो गई हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि गुजरात का विकास एक छलावा भर है। जिस तरह गुजरात की मार्केटिंग की जा रही है, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ जयललिता ने ही मोदी पर हमले किए हों, ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तंज भरे अंदाज में कहा कि मोदी का पीएम बनने का अनुभव उस गुब्बारे जैसा है जो गैस लीक होने पर पिचक जाएगा। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने तो खुद को अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट ही कर दिया। मुलायम सिंह के मुताबिक मोदी नहीं बल्कि वो चुनाव के बाद पीएम बनने का दावा पेश करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि मोदी अगर देश के पीएम बनते हैं तो देश बर्बाद हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो अपनी सरकार को बचाने के लिए लोगों से वोट देने की अपील तक कर डाली। नीतीश कुमार के मुताबिक अगर बिहार में जेडीयू को झटका लगता है तो हमारी सरकार को सत्ता में नहीं रहने देंगे। नीतीश का इशारा साफ है, जिसे राजनीति का थोड़ा भी जानकार आसानी से समझ सकता है। मोदी के खिलाफ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी मोर्चा खोल दिया है। नवीन पटनायक ने भी मायावती के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये देश के लिए खतरनाक होगा। अब भला ऐसे में क्या कहा जाए, एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ उनकी विरोधी क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन इन सब के बीच क्या इस बात को मान लिया गया है कि कांग्रेस की चुनावी नैया साहिल पर नहीं लग पाएगी? पर एक बात जिसे पूरी ईमानदारी से कबूल किया जाना चाहिए वो ये है कि जब तक नतीजे नहीं आ जाते, किसी के सिर सत्ता का ताज सजाना सबसे बड़ी भूल होगी। स्पेशल डेस्क, चैनल वन न्यूज। तो बिल्कुल सवाल कई अहम खड़े हो गए हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने आकर, लेकिन जवाब अब मिलेगा 16 तारीख के बाद में, जब इलेक्शन का डिक्लेरेशन होगा। सामने पता चलेगा कि किसको कितनी सीटें मिली और कौन सरकार बनाने जा रहा है। चर्चा करेंगे। मनोज वर्मा साहब मेरे साथ मौजूद है। मनोज वर्मा साहब, अभी देखा आपने एक रिपोर्ट आई, ओपिनियन पोल आया, उनमें कहा कि एनडीए की सरकार जो है बन सकती है और उसमें क्षेत्रीय पार्टियों का हमला, कैसे देखते हैं? देखिए, जो चुनाव देश में इस समय 5वें चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और पूरी तरह से चुनाव जो है लगभग पूरे देश की बात की जाए तो मोदी के पक्ष में और मोदी के विरोध में बंट चुका है। राजनीतिक दल मोदी के साथ यानी भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के साथ खड़े हैं या एनडीए या भाजपा के विरोध में खड़े हैं या मोदी के विरोध में हम कहीं खड़े हैं। जो हमने रिपोर्ट देखी उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो या जयललिता की अन्ना द्रमुक हो या नवीन पटनायक की बीजू जनता दल हो, ये सभी वो दल हैं जो आमतौर पे भाजपा विरोधी माने जाते हैं। हालांकि इनमें से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, नवीन पटनायक का बीजू जनता दल और जयललिता की अन्ना द्रमुक,
एक समय वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को पूर्व में समर्थन दे चुके हैं। लेकिन चूंकि यहां पर नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए इन दलों का भी रुख जो है वो मोदी विरोधी फिलहाल नजर आ रहा है। चुनाव के बाद गठबंधन किस रूप में शक्ल लेगा, क्या यह मोदी विरोधी रुख जो है वो कायम रहेगा, यह हमें मतदान के बाद स्पष्ट होगा। जहां तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, वो जो मौजूदा यूपीए सरकार है, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार है, उसको पहले से ही समर्थन दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और मुलायम सिंह का रुख जो है वो पहले से ही स्पष्ट है कि वो भाजपा के विरोध में और मोदी के विरोध में खड़े हैं। इसलिए कोई भी जो स्थिति इस समय हम देख रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाली नहीं है। लेकिन वर्मा साहब, स्थिति तो चौंकाने वाली बेशक ना हो, लेकिन अभी ओपिनियन पोल की बात करें तो सरकार बनती हुई दिख रही है और क्षेत्रीय पार्टियां अब विरोध में आ गई हैं। तो ये मोदी का डर आखिर किस चीज का है, क्षेत्रीय पार्टी को जो विरोध कर रही है नरेंद्र मोदी या बीजेपी का? देखिए, कहीं ना कहीं अभी मतदान का 5वां चरण हुआ है, अभी कुछ मतदान के चरण और बाकी हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में कई सीटों का होना है, तमिलनाडु में कई सीटों का होना है, यूपी में कई सीटों पर मतदान होना है। और इन सब राज्यों में कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी का वोट बैंक है, जो भाजपा विरोधी वोट जिसे हम कहें, वो बड़ी तादाद में है। और ये जितने दल हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हो या सपा बसपा जैसे दल हो या नवीन पटनायक हो, इन लोगों का जो टारगेट है वो यही वोट बैंक है कि जो भाजपा विरोधी वोट बैंक है, जो भाजपा के खिलाफत में वोट पड़ता है, उसको हम कैसे लामबंद करें। इसलिए मोदी का भय दिखाया जा रहा है या मोदी को मुद्दा बनाया जा रहा है। जहां तक जयललिता का सवाल है, तो अभी जब तमिलनाडु के दौरे पे नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने वहां के विकास का मुद्दा उठाया था और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वहां की सरकारों पर, उसमें जयललिता की सरकार भी है और पूर्व में द्रमुक सरकार भी रही है, करुणानिधि की सरकार भी रही है, उस पर भी निशाना साधा। जयललिता को यह चीज बुरी लगी, लिहाजा जयललिता ने भी गुजरात के विकास पर सवाल खड़ा कर दिया। जबकि यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जयललिता को नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। इसलिए जब तक 16 मई का मतगणना सामने ना आ जाए, तब तक ये मान लेना कि ये सारे जो दल हैं, क्षेत्रीय दल, वो भाजपा का विरोध करेंगे या मोदी का विरोध करेंगे, अभी जल्दबाजी होगी। इसमें से कई दल 16 मई के बाद अपने पत्ते खोलेंगे। चलिए, पत्ते तो 16 मई के बाद में खोले जाएंगे, लेकिन वर्मा साहब, आपने मुलायम सिंह यादव के बयान सुने होंगे या मायावती के बयान सुने होंगे। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री के दावेदार वो खुद अपने आप को जनता के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आखिर उनकी दावों में कितनी सच्चाई है, आखिर माजरा क्या है, किस तरह से वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताते हैं? देखिए, जो राजनीति में होता है, खासतौर से मुलायम सिंह जैसे नेता या बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती हो या तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी हो, निश्चित तौर पे जो भी इस तरह के कद वाले नेता होते हैं, वो खुद ये मान के चलते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं। और चूंकि जब अभी चुनाव चल रहे हैं, अगर मुलायम सिंह ये नहीं बताएंगे कि वो भी पीएम बनने की दौड़ में है, तो उन्हें वोट कोई क्यों करेगा। और मुलायम सिंह अभी भी इस जोड़ तोड़ में लगे हैं कि किसी तरह से तीसरे मोर्चे की सरकार चुनाव के 16 मई के बाद बन जाए और वो उसके प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार बन जाएं। इसलिए वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे जनता के सामने पेश कर रहे हैं, आरिफ। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी की नेता ममता बनर्जी भी ये मानती हैं कि उनके पास ये दम है कि वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब तीसरे मोर्चे को इतनी सीटें मिले, इन सब दलों को इतनी सीटें मिले। वर्मा साहब, उसके बाद में भी संभव नहीं है ये तो, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की जो खिलाफत चल रही है और मायावती ने कहा मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूं, मुलायम सिंह ने कहा मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूं, तो जनता देख रही है कि आखिर तीसरा मोर्चा जो है उसमें कितने दावेदार हैं, वोट क्यों करेंगे वो? देखिए, सरकार, प्रधानमंत्री केवल कहने भर से कोई नहीं बनता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको सीटें चाहिए होंगी। मुलायम सिंह और बसपा एक साथ आ नहीं सकते। इसी प्रकार ममता बनर्जी को वामपंथी दल या कहें तीसरे मोर्चे के दल समर्थन दे नहीं सकते। इसीलिए ममता बनर्जी जयललिता के संपर्क में हैं और चौथे मोर्चे की एक उसमें लगी है कवायद में कि चुनाव बाद चौथा मोर्चा बन जाए या कोई नया समीकरण उभर जाए। इसलिए जो क्षेत्रीय दल हैं, मैं कहूं ये मोदी विरोध पे तो एकजुट हो सकते हैं, लेकिन इनमें से ये क्षेत्रीय दल एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति है, अपने अपने राज्यों और अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से हमें देखने को मिल रही है। तो नीतीश कुमार भी इसी फहरिस्त में आते, क्योंकि पहले उनका जो गठबंधन था वो बीजेपी के साथ था और वो भी आज अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। उसी फहरिस्त में नीतीश कुमार जी भी। देखिए, नीतीश कुमार का मोदी विरोध जग जाहिर है। भाजपा से गठबंधन उनका इसी बात पे टूटा। वो चाहते थे मोदी को भाजपा पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाए, लेकिन भाजपा ने उम्मीदवार मोदी को पीएम पद का बनाया। अब
नीतीश कुमार जी को लगता है कि जिस तरह से मोदी में चुनाव बिहार का भी हो गया है, एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। और जितने भी सर्वे आ रहे हैं और जितने भी संकेत आ रहे हैं, उसमें इस बात का स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है वो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार वाले पार्टी को हो रहा है। लिहाजा वो एक इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए, अगर बीजेपी की सरकार मोदी के नेतृत्व बन गई तो सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को होगा। ये एक वो परसेप्शन अभी से लेके चल रहे हैं। इसलिए जितने भी ये क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने हिसाब से राजनीति करके अपने अपने वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए भी मोदी विरोध को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। चलिए वर्मा साहब चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और इंटरेस्टिंग मुद्दा है हमारे सामने। बीजेपी के ही नेता गिरिराज सिंह ने एक बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। मतलब कि जग जाहिर है कि ये निशाना जो है मुसलमानों पर जो है साधा गया है। और क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, किस तरह से एक विवादास्पद बयान पे नया मोड़ खड़ा हो गया है देश की राजनीति में, इस रिपोर्ट के जरिए पहले ये देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। मनोज वर्मा साहब लगातार मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या मोदी विरोधियों को जाना होगा पाकिस्तान? क्या मोदी सिर्फ अपने समर्थकों के ही होंगे पीएम? क्या बीजेपी के एजेंडे में है ये शामिल? आखिर क्या है बीजेपी की मंशा? अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस सवाल का आधार बेबुनियाद है। जी हाँ, इस तरह के सवाल के पीछे खुद बीजेपी या फिर यूं कह लें कि नरेंद्र मोदी के चाहने वालों का फरमान है। दरअसल बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थकों में से एक माने जाने वाले गिरिराज सिंह ने फरमान जारी किया है, मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर मोदी सत्ता में आए तो उनके विरोधियों को पाकिस्तान ही क्यों भेजा जाएगा। गिरिराज बाबू को अगर यही फतवा जारी करना था तो वो किसी दूसरे देश का नाम भी तो ले सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया वो अपने पीछे कई सवाल खड़े करता है। गिरिराज सिंह बिहार में बीजेपी के बड़े चेहरों में शुमार किए जाते हैं और वो नवादा सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। हैरत की बात है कि गिरिराज सिंह ने जब ये बातें कही तो उनके साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी मौजूद थे। नितिन गडकरी की मौजूदगी में इस बात का कहना कुछ तो मायने जरूर रखता है। झारखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं वे पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं होगी, उनके लिए बस पाकिस्तान में जगह बचेगी। अब गिरिराज बाबू को कौन समझाए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर नागरिक को यह अधिकार हासिल है कि वो किसी के भी खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। अगर गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेजने का फरमान जारी कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाए? क्या गिरिराज बाबू को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं है या फिर गिरिराज सिंह की सोच पूरी बीजेपी की सोच है? और अगर ऐसा है तो इसे किस तरह से देखा जाए, ये आप पर छोड़े जाते हैं। स्पेशल डेस्क चैनल 1 न्यूज। देखो एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है वर्मा साहब, मैंने मुसलमानों का नाम इसलिए लिया, हालांकि गिरिराज सिंह ने विरोधियों को कहा था। एक हिस्सा ऐसा है मुस्लिम तबका जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, कहीं गिरिराज सिंह का निशाना मुस्लिमों की तरफ तो नहीं? देखिए, जब चुनाव होते हैं तो इसमें नेता अपने अपने तरह से बयान देते हैं और उनका टारगेट ये होता है कि किसी तरह से ध्रुवीकरण हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने कहीं ऐसा कोई बयान दिया कि भाई जो मेरे विरोधी होने मैं पाकिस्तान भेज दूंगा। ये गिरिराज सिंह का जहां तक अगर गिरिराज सिंह भाजपा के एक नेता हैं, एक प्रदेश के नेता हैं और उसमें भी शायद दूसरी पंक्ति के नेता हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने स्वयं जाके मुसलमानों से लखनऊ में मुलाकात की और उनसे भाजपा के लिए समर्थन मांगा है।
राजनाथ सिंह उदारवादी भाजपा में नेता माने जाते हैं, और वो मुसलमान भाजपा में भी कई नेता ऐसे हैं। नितिन गडकरी का जैसे जिक्र आया, मुझे अच्छी तरह याद आता है कि नितिन गडकरी ने ही अभी पिछले दिनों जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे तो देश की 18 प्रमुख जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी, और उन सभी मुद्दों पे भाजपा की राय स्पष्ट की थी कि भाजपा मुसलमान विरोधी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद गिरिराज सिंह जैसे जो नेता बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं वही राजनीति खेलते हैं। जैसे आजम खान ने पिछले दिनों यह बयान दिया था कि कारगिल में मुसलमानों ने जीत दिलाई थी। जब मुसलमानों की जीत की बात होती है और उधर से हिंदू की बात होती है, पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि कुछ नेता जो हैं वो हिंदू मुसलमान के आधार पर या धर्म के आधार पर राजनीति का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। गिरिराज सिंह की जो राजनीति है वो भी शायद उसी ओर इशारा कर रही है कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर, उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उसमें पाकिस्तान का जो नाम वो ले रहे हैं वो सीधे सीधे ध्रुवीकरण की एक राजनीति बिहार में करना चाह रहे हैं। जहां पर हमने पिछले दिनों देखा कि नीतीश कुमार मोदी का भय दिखाकर जो मुस्लिम मोदी विरोधी वोट बैंक है उसको लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी भी बिहार में वही कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो मोदी विरोधी वोट बैंक है, जो भाजपा विरोधी वोट बैंक है, उसे लामबंद किया जाए। गिरिराज सिंह का जो बयान आया है उसकी रणनीति भाजपा की है, कैसे जो मोदी के नाम पर जो बहुसंख्य वोट बैंक है उसको लामबंद किया जाए। चलिए वर्मा साहब, चर्चा लगातार हम करेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर गिरिराज सिंह को क्या वाकई लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं है, या फिर इस लोकतांत्रिक देश के बंटवारा करने का, उसके टुकड़े करने का उन्होंने एक दृढ़ संकल्प ले लिया है, या फिर उसकी ओर इशारा गिरिराज सिंह करें। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। चौहदा का चक्र लगातार जारी है, आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है चौहदा के चक्रव्यूह में। तो आखिर देश के नेताओं ने देश की अखंडता को तोड़ने का एक निश्चय से कर रखा है। लगातार इस तरह की बयानबाजियां, लगातार इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं जिससे जो तमाम तबके के लोग हैं वो आपस में अपने आप को शर्मिंदगी से महसूस कर रहे हैं। वर्मा साहब, ये एक तो हमारी जो है आज़ादी पर सवाल उठता है, देश की यूनिटी पर सवाल उठता है, और दूसरा क्या नरेंद्र मोदी का इशारा है, नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही है, बीजेपी के अंदर यही दालखोट चल रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? अरे साहब देखिए, राजनीति के मैदान में जो बयान दिए जाते हैं ना वो सिर्फ राजनीति तक उनका वो होता है मकसद, उनका टारगेट होता है अपना जो ध्रुवीकरण की हम बात लगातार कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इस देश की एकता अखंडता का सवाल है तो वो इतनी कमजोर नहीं है कि किसी एक नेता के, वो चाहे गिरिराज सिंह हो या आजम खां हो, कि उनके कोई भड़काऊ बयान देने से या अपनी धर्म जाति को फोकस करके बयान देने से देश की एकता अखंडता कमजोर हो जाए। और नरेंद्र मोदी भी इस बात को जानते हैं कि वो अगर प्रधानमंत्री देश के बनेंगे तो केवल हिंदुओं के नहीं बनेंगे, वो मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री होंगे। और अगर हम गुजरात में देखें, अगर गुजरात दंगों की बात भी हम करें, जिस तरह का बातें कही जाती हैं, भय दिखाए जाके जो डर दिखाया जा रहा,
क्या गुजरात के जो दंगे 2002 में हुए उसके बाद क्या मुसलमान वहां नहीं रहते हैं? नरेंद्र मोदी का लगातार यह दावा रहा है कि दंगों के बावजूद, 2002 के दंगों के बावजूद, देश के अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने आर्थिक सामाजिक रूप से उन्नति की है वो गुजरात में की है। तो इसका मतलब यह हुआ कि नेता जो चुनाव के मैदान में बयानबाजी करते हैं उसका मकसद वोट लेना होता है, उसका मकसद उनके बयानों से कतई देश की एकता अखंडता को खतरा नहीं हो सकता। और जब शासन में वो लोग आते हैं तो नजरिया दूसरा होता है। लेकिन हां, इस प्रकार की बयानबाजी से एक माहौल जरूर, वातावरण जरूर खराब होता है। लेकिन वर्मा साहब एक चीज और है, खाली ये गिरिराज सिंह की बात नहीं, अजीत पवार की बात करूं तो उन्होंने कहा कि अगर इस गांव के लोग हमें वोट नहीं देंगे तो हम उनका पानी बंद कर देंगे। मुलायम सिंह ने कहा कि अगर टीचर जो मित्र हैं वो हमें वोट नहीं देंगे तो हम उनका जो है नौकरी छीन लेंगे। अब ये बयान कि जो मोदी विरोधी है वो पाकिस्तान जाएंगे, इन बयानों का आखिर मतलब क्या है? राजनेताओं को भी तो सोच समझ के करना चाहिए। आप आरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन बयानबाजियों से ना तो देश का भला होना ना समाज का भला होना है। जनता मुद्दों पर बात चाहती है, जनता सस्ती रोटी चाहती है, सस्ता जीवन चाहती है, देश का विकास चाहती है, देश की मजबूत अर्थव्यवस्था चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है, ये सब चीज जनता चाहती है। जनता इस तरह की बयानबाजी नहीं चाहती है। लेकिन जहां तक इस तरह की धमकाने वाली भाषा है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे देश के जो नेता जो हैं उनका जो संयम है वो कहीं ना कहीं डिग रहा है, वो चूक रहा है। अब नेता मुद्दों के बजाय लोगों को धमका के भी वोट लेना, हासिल करना एक राजनीतिक शैली समझ रहे हैं। हालांकि अगर हम पूर्व में देखें तो देश में आपातकाल के जरिए पहले भी इस प्रकार का कोशिश की गई थी कि किस प्रकार से लोकतंत्र में लोगों को डरा धमका कर वोट लिया जाए। आपातकाल में अपने विरोधियों को फंसाया गया, जेल तक भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव हुए आपातकाल के बाद 77 के बाद, तो देश के लोगों ने आगे बढ़कर सबसे ज्यादा वोट मतदान किया और लोकतंत्र भारत का और मजबूत होकर आया। तो ऐसी धमकियों से, ऐसी भाषा से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता, ना देश की एकता अखंडता कमजोर पड़ती है, बल्कि इस प्रकार के बयानों से नेता ही एक्सपोज होते हैं जनता के बीच। नेता तो एक्सपोज होती हैं, लेकिन ये बयान जो हुए हैं वाकई लगता है कि जो आवाम है वो डर के वोट डाल देगी उनकी पार्टी के अंदर। देखिए, अब डरने वाला दौर चला गया। अच्छा, मैंने जैसा आपको बताया कि आपातकाल के बाद भी लोगों ने घरों से बाहर निकल के मतदान किया, खूब बढ़ चढ़ के किया। फिर 80 और 90 के दशक में जब उत्तर प्रदेश में हम डकैतों का आतंक देखते थे, बिहार में कई प्रकार की सेना बनी हुई थी, बूथों पर कब्जा करती थी, तब भी लोग वोट देते थे। देश में 2 दशकों में चुनाव के काफी सुधार हुए हैं। नक्सली लगातार धमकियां देखते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके बावजूद जनता वोट देती है। तो अब कोई अगर दल ये सोचता है या कोई उम्मीदवार ये सोचता है कि मैं डरा धमकाकर लोगों के वोट ले लूंगा, तो वो गलत फहमी में है। देश की जनता, देश का मतदाता अब बहुत जागरूक है और वो अपने मत का प्रयोग अपने दम से करेगा, साहस के साथ करेगा। वर्मा साहब, एक सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने आजम खान या फिर अमित शाह की बात करूं, उनके भाषणों के दौरान उन पर बैन लगाया था, आजम खान पर अभी नहीं हटा, अमित शाह पर हट गया, ये भी उसी श्रेणी का बयान है अगर देखा जाए गौर से गिरिराज सिंह के बयान को, तो चुनाव आयोग को एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल आरिफ, गिरिराज सिंह का अगर इस तरह का बयान है कि विरोधियों को पाकिस्तान भेजा जाएगा, तो निश्चित रूप से ये एक आपत्तिजनक बयान है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इसको जरूर संज्ञान लेगा। लेकिन मुझे, जैसा मैंने पहले कहा, कि नेता अपनी बात से बहुत जल्दी पलट जाते हैं। अब होगा कि गिरिराज सिंह कहेंगे मैंने तो साहब मुसलमानों को कहा नहीं था, विरोधियों के लिए कहा था। तो नेताओं की जो पलटने की शैली है, ये भी चुनाव आयोग के कहीं ना कहीं हाथ बांध देती है। विरोधियों में फिर कांग्रेस पार्टी भी आ जाती, हो सकता है कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो गिरिराज सिंह। नहीं, गिरिराज सिंह अपना जो उन्हें कहना था, जिस वोट बैंक को वो टारगेट कर रहे हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने बयान जो दिया है वो पूरा राजनीतिक लक्ष्य को साध कर ही बयान दिया गिरिराज सिंह ने, और बिहार की राजनीति को वो बेहतर समझते हैं। जो वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, उसमें एक किरदार गिरिराज सिंह भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब नेताओं का मेंटालिटी, नेताओं का मानसिक स्तर इतना गिर चुका है कि वोट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कहीं हाथ जोड़ते हैं, कहीं धमकी देते हैं, कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कहीं धर्म की राजनीति, कहीं जाति की राजनीति, और कहीं इंसाफ की राजनीति, कहीं पानी की, कहीं बिजली की। यह आज हिंदुस्तान के नेताओं की तस्वीर हो गई है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की नापाक और बदहाल राजनीति कब तक चलेगी? इसको बदलना होगा अगर एक नए सवेरे में जीना है, अगर एक नए हिंदुस्तान की रचना करनी है। मनोज मना साहब, आप मेरे साथ आए, आपने तमाम एक्सपर्ट कमेंट दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार।